सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में मौजूद मादनियात के भरपूर ज़खायर दुनिया भर में कीमती मादनियात की कमी को दूर करने में बड़ा ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज़ की अहम इंग्रेडिएंट पाकिस्तान में मौजूद कॉपर है, जो आलमी रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिका की जानिब से वर्ल्ड ट्रेड वॉर के बाद अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अमेरिका से 3 बिलियन के ट्रेड इम्बैलेंस को बराबर करने के लिए मादनी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान के वसी मादनी वसाइल दोनों ममालिक को बाहमी तौर पर बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा माह होने वाले तजारती मुज़ाकरात में ट्रंप इंतज़ामिया के जो टैरिफ के बजाय अहम तजारती अदम तवाज़ुन को दूर करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा कि इस इम्बैलेंस को अब कैसे बैलेंस किया जा सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एनुअल स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत के लिए वाशिंगटन में मौजूद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तजारती अदम तवाज़ुन को दूर करने के लिए अमेरिका के साथ तामीरी रवाबित के मनसूबों पर जोर दिया है, जिसके लिए एक आला सतह का वफ़द जल्द ही अमेरिका का दौरा करेगा। और वजीर खजाना ने मुल्क में माशी इस्तेहकाम और फिच की जानिब से हालिया क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने पर भी बात की है, जिसने सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के जरिए पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी की राहें खोल दी हैं। अब ये फिच की जो रेटिंग इस वक्त ऊपर गई है, वो किस हद तक पाकिस्तान को आगे चैलेंजेस से निकालने में मुआविन साबित हो सकेगी, इससे कितनी सरमायाकारी और ये जो ट्रेड इम्बैलेंस इस वक्त है $3 अरब का, इसको जो बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है मिनरल्स के जरिए, ये कितनी कामयाब हो सकती है। और जो टैरिफ इस वक्त पाकिस्तान पर अमेरिका की जानिब से लगाया गया है, जो कि ज़ाहिर है उसमें भी एक 90 रोज़ का वक्त मिल गया है, वो जब आयद हो जाएगा उसके बाद मामलात कितने तब्दील हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो 90 दिन का एक वक्त मिला है टैरिफ आयद होने से पहले, ये इसको इस अपॉर्चुनिटी को बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या नेगोशिएशन हो सकती हैं, और ये जो ट्रेड इम्बैलेंस को दूर करने की बात थ्रू मिनरल्स हो रही है, ये कितनी आपको मुतासिर कुन लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरा ख्याल है अरबाब कि ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो एक ओवरऑल अपनी जो ट्रेड है उसकी जो इम्पेडिमेंट्स हैं उसकी जो बेहतरी के लिए फ्रेमवर्क है उसका जायज़ा ले। इंस्टेड यूएस के साथ हम अलहदा डिस्कस करते हैं, बट आई थिंक असल मौका ये है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो जिस तरह के टैरिफ बैरियर्स पाकिस्तान में हैं, और ये मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि किसी भी मुल्क ने टैरिफ बैरियर्स लगाकर कभी भी ग्रो नहीं किया। टैरिफ बैरियर्स का मतलब है कि आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे पास एक कैस्केडिंग टैरिफ बैरियर्स हैं, जिसका मतलब है रॉ मटेरियल पे कम और फिर वो बढ़ते चले जाते हैं, और हम अपनी फिनिश प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोटेक्ट कर देते हैं। गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल्स, इस एक आप देखें कि 77 साल से बना रहे हैं, पाकिस्तान में ही बेच रहे हैं, और इस तरह फ़ोन के लिए अभी किया, फ़ोन की सनत में भी यही कर रहे हैं। सो ये अच्छा मौका है कि कस्टम्स ड्यूटी के बियॉन्ड जाकर ये जो हमने एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटीज़, इनको सोचें, नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी सोचें। इसका मतलब है कस्टम्स में क्या आने जाने की अप्रेजल्स और इन सब चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशंस को, क्वालिटी को, जो पेपर वर्क है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहीं से। ये तो एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम सब मुल्कों के साथ इस तरह रिएक्ट करें। जितनी इंपोर्ट करेंगे चीज़ें, रॉ मटेरियल ईजीली, उतना ही उनको बेहतर करके दुनिया में बेचेंगे, और फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी मुल्क की ठीक करना। बट जिन फर्म्स ने नहीं रहना उनको ना रहने दें। मतलब बी क्लियर, ये कैरेट एंड स्टिक में आना पड़ेगा, रादर देन कि जो हमने सारी जिंदगी आईएसआई चलाया है। आईएसआई का मतलब है इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रीज, इससे निकलें। ये वक्त गुजर चुका है, ये इकोनॉमिक्स है ही नहीं अब कहीं पर। जिस मुल्क ने ईस्ट एशिया, चाइना, बांग्लादेश, कोई मुल्क ले लें आप, जिसने अपनी तरक्की की है पिछले 3-4 दिहाइयों में, उन सब का मॉडल जो है वो ये रहा है। जहां आप साउथ अमेरिका में आते हैं, उन्होंने प्रोटेक्ट किया तो आपने देखा कि देवर बैक टू द IMF लाइक पाकिस्तान। दिस इज द रियल स्टोरी। अब अगर नॉन टैरिफ बैरियर से पिकअप करें तो आप अमेरिका को पहले तो सबसे ये ऑफर कर सकते हैं। ये क्यों ऑफर कर सकते हैं? बिकॉज उन्होंने आपको कई दफा कहा है, किताबों में भी लिखा है, रिसर्च में भी लिखा है कि इन चीजों को आसान बनाएं। तो आप पहले तो ये ऑफर कर सकते हैं। इमीडिएटली 5 से 6 मिलियन बेल्स कॉटन की मंगवानी है, बिकॉज आपकी पैदावारी सलाहियत कमजोर रही है इस साल, जिसपे मुझे तो बहुत ही तशवीश होती है कि एक मुल्क जो 12, 13, 14 मिलियन बेल्स जिसको जरूरत है धागा बना के, कपड़े बनाकर बाहर बेचने की, वो आज
5.5-6 मिलियन बेल्स पे आ गया है, जबकि चंद साल पहले 11 मिलियन बेल्स बना रहे थे। सो जस्ट थिंक थ्रू दिस कि ये मतलब हमने किया क्या है, पर यूएस से इंपोर्ट कर सकते हैं, सोयाबीन कर सकते हैं पाम ऑयल की जगह, आप तेल भी मंगवा सकते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बट आप कर सकते हैं। ऑन दी टैरिफ साइड मैंने जैसे कहा कि अगर आप रिव्यू कर लेंगे अपनी चीजों का, तो वही आप अपना जो बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ईयू है उसको दे सकते हैं, और जो बाकी आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसको दे सकते हैं। एक चीज जो आपको और सोचनी चाहिए कि यार रीजनल ट्रेड को सोचना पड़ेगा ना। चाइना से हमारी दोस्ती है, सारी कार कंट्री से हमारी दोस्ती है, मिडिल ईस्ट से हमारी दोस्ती है। अगर मैं ये सारा रीजन ले लूं तो आखिर क्यों नहीं रीजनली ट्रेड कर रहे हम, क्यों नहीं इनके साथ आगे बढ़ रहे? अगर मतलब यूएस और ईयू आज भी हमारे दोनों बड़े ट्रेडिंग, $7 अरब की ट्रेड वहां पे है, $12 अरब की ट्रेड ईयू के साथ है, बट रीजनली हम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं हम फूड बास्केट का? सो आगे जाकर ये सोचना पड़ेगा। और अमेरिका के साथ जो 90 ममालिक, इस वक्त यूएस अथॉरिटीज ने कहा है कि 90 ममालिक जो हैं आर इन कॉन्वर्सेशन विद द यूएस, ये यूएस अथॉरिटीज ने बताया है। आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान उनमें से एक मुल्क होगा, जरूर होगा, और इन्हीं चीजों पर गुफ्तगू कर रहा होगा, पर आफ्टर डूइंग योर होमवर्क। और वो होमवर्क जो मैंने अभी आपके सामने रखा है कि वाकई ही हम कैसे इस फ्रेमवर्क को तब्दील कर सकते हैं। हमारे पास नेशनल टैरिफ कमीशन है, उसकी सिफारिशात आ सकती हैं कि हम इस चीज को बदलें। इन द शॉर्ट रन ऐसा भी नहीं होगा, जैसे जैसे आप इंपोर्ट थोड़ी सी ईज करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होगी, और फिर जो बाकी चीजें हमने करनी है, करेंसी को ठीक रखना, वो साथ साइड बाय साइड करेंगे। अब ये मौका स्पेशली इसलिए आ गया कि आईएमएफ की इंगेजमेंट और अथॉरिटीज ने जो मेजर्स लिए हैं पिछले साल डेढ़ में, आपको एक टाइम एंड स्पेस मिल गया है ये काम करने की। ये उन रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा और देरीना रिफॉर्म है टू बिकम ग्लोबली कंपेटिटिव। 10% जो हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी है वो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी 22% इंपोर्ट टू जीडीपी प्रॉब्लम नहीं है। इसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको टैक्स मेजर बिल्कुल मत बनाइए। ये एसीडीज और आरडीज ये हमने 2007-8 में और 13 में जो लगाई हैं, इधर से निकलना पड़ेगा। आई थिंक ये ओवरऑल फ्रेमवर्क है, एक पर्चा जो इन सब चीजों को करता हो, लेके पाकिस्तान को कैन पुट इन 3 to 5 years इन अ बेटर पोजीशन। तो खान साहब ये बताइए कि इंपोर्ट्स को अगर हम बढ़ाते हैं अमेरिका से, तो ये जो टैरिफ का इस वक्त एक खतरा जो लटक रहा है सर पर, ये किस हद तक बैलेंस हो सकेगा? यानी उस 29% में क्या हमें कुछ रिलीफ मिल सकेगा, या हमें फिर भी कोई ट्रेड फ्री एग्रीमेंट्स वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो ये कितना आसान होगा करना? एक तो बात यह है कि एक यूएस का जो इस वक्त कंज्यूमर है वो हिट होगा, तो उनको एक शॉक सा लगा है, मतलब इनकम शॉक, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि उनको उनकी जो कीमतें हैं वो 20-25% बढ़ जाएंगी अगर ये टैरिफ्स रहते हैं या कोई भी टैरिफ रहता है। इस वक्त जो अरबाब टैरिफ है वो 10% है मिनिमम, वो 29 में चूंकि 3 माह की रिलीफ आ गई है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पाकिस्तान पे भी 10% है। अब क्या करना है इसका? देखिए, करना तो ये है कि इस 10% को नहीं रखना, और रीजनली भी पूछ लें कि वियतनाम क्या कर रहा है, श्रीलंका क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपके पार्टनर, जिससे एक तरह से चाइना क्या कर रहा है, ये क्या सोचते हैं इसको। अच्छा, इसका एक एडवांटेज ये है कि आपका क्योंकि एक ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, आप $3 अरब उनसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको वो चाहते हैं कि इसको बैलेंस आउट किया जाए। तो मैंने जैसे कहा कि कुछ चीजें उनसे मंगवा सकते हैं। फिर ये सोचें कि आप इसका फायदा सीपेक 2 में कैसे उठा सकते हैं। अगर चाइना पे हायर टैरिफ रहता है तो क्या कुछ इंडस्ट्री पाकिस्तान शिफ्ट कर सकती है? क्या आप यूएस को कह सकते हैं कि कोई प्लांट्स वो पाकिस्तान शिफ्ट कर लें और पाकिस्तान से फिर बनाकर चीजें वहां पे जाएं? सो आई थिंक 2-3 साल में एक इनकम शॉक की वजह से ये जरूर हो सकता है कि $300-400 मिलियन हमारी टेक्सटाइल, जो $4-4.5 अरब है, मेन वही एक जो हम टेक्सटाइल करते हैं, लेदर करते हैं, थोड़ी फार्मास्यूटिकल करते हैं, इस तरह की चीजें, कार्पेट्स, रग्स करते हैं, हर्ट हो सकती हैं। बट इन द मीडियम टर्म ये सॉल्व तो होना ही है, एंड आई थिंक इवेंचुअल रिजल्ट बेहतर भी निकल सकता है कि लोअर टैरिफ्स में चले जाएं। जब पाकिस्तान अपने टैरिफ घटाना शुरू करेगा तो ईयू के लिए भी घटाएगा, तो यूएस के लिए भी घटा दे। ये तो हमने वैसे ही करना है। ये सब ट्रेड इकोनॉमिस्ट जो हैं ये इस चीज को ऐसे ही समझते हैं, बट चूंकि अथॉरिटीज समझती हैं कि शायद इंपोर्ट को रोक के हम अपने करंट अकाउंट को संभाल लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। करंट अकाउंट तब संभलेगा जब इनकमिंग पैसे जो हैं वो ज्यादा होंगे, क्योंकि वरना तो जब भी आप इंपोर्ट को रोकेंगे तो इकोनॉमी को स्टैग्नेंट ले जाएंगे, और ये हम हमेशा करते रहे। सो लेट्स ट्राई एन एक्सपोर्ट लेड स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द राइट टैरिफ्स फॉर पाकिस्तान,
सो दैट इंपोर्ट भी आसान हो और एक्सपोर्ट करने में वो चीजें मौजूद हों जिनको बनाकर हम बाहर बेच सकें। अब यूएस के साथ भी यही सारी निगोशिएशन होनी है। आई रियली होप कि ये निगोशिएशन हम कर रहे होंगे। और खाकन साहब, ये जो अगर टैरिफ को घटाने की नौबत आती है या बात वहाँ तक जाती है, तो फिर ये बताइएगा कि जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं, क्या उन पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा? चूँकि इन टैरिफ्स को बढ़ाया इसीलिए गया था कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को भी फ़रोग दिया जा सके, इम्पोर्टेड जो अशिया हैं उन पर लोगों का इन्हिसार ज़रा कम हो सके। तो अब ये टैरिफ कम करने के फिर कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स भी होंगे? देखिए, ये अगर मैं ट्रेड थ्योरी के हिसाब से समझूं और पाकिस्तान के हिसाब से ही समझूं, कई चीज़ें आप देखें, जब रुपया जो था, अगर हमने उसको 100 रुपए पे 150 रुपए पे रखा हुआ था और उसको थोड़ा सा मार्केट पे छोड़ा और वो 280 रुपए डॉलर हुआ है ना। कई चीज़ें, मैं एक आम फहम मिसाल दूं आपको, पाकिस्तान में परफ्यूम कभी नहीं बनते थे। आप, मैं इसलिए इतनी आसानी से समझाने की कोशिश अब करने लगा हूं कि पूरा पाकिस्तान समझ जाएगा मेरी बात। परफ्यूम्स जो 10-12 हज़ार के होते थे और मिडिल इनकम अर्नर और अपर इनकम ये खरीद लिया करते थे, अब वो चले गए हैं 25, 30, 35, 40 हज़ार के। क्या हुआ है? देव टेकन अ हिट। तो उन्होंने ये देखा कि लोकल बहुत से परफ्यूमरी की जो चीज़ें हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। अब आप ये सोचिए कि जब आप रुपए की कदर को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे टू कंटेन योर इंपोर्ट वेयर इट्स नेसेसरी, तो यही परफ्यूम वाले कल एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे यूएई में, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे मांग है इन चीज़ों की जैसी हम बनाते हैं। सो जस्ट थिंक कि आप अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं कि आप बैरियर्स लगाकर उनको एक ऐसे जैसे कहेंगे इन्फेंट रखना चाहते हैं और उनको जैसे रिंग फेंस किए रखना चाहते हैं कि वो दुनिया के कंपटीशन में ना आए। इसी तरह हमने दो मेन सेक्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए। जब आप इस चीज़ से निकालेंगे तो पाकिस्तान में हो सकता है 1-2 साल का एक गैप आए जहाँ पे थोड़ी सी इंपोर्ट कवर बढ़े। वो भी नहीं होगा, बड़ी क्विकली चीज़ें अडेप्ट हो जाएंगी। जैसे चीज़ें बाहर की महंगी होंगी बिकॉज रुपया एडजस्ट कर रहा होगा। मुझे इतनी वरी नहीं है कि रुपया 280 है कि 290 है कि 270 है। लेट द मार्केट डिसाइड। दूसरा, दो आपको टेल विंड हैं ये काम करने के। डॉलर में जो तेल की कीमत है वो बड़ी नीचे आ गई है और पाकिस्तान बड़ी ह्यूज सेविंग्स कर रहा है ऑन दी इंपोर्ट बिल, सो दैट्स अ गुड थिंग। दूसरी ये बात है कि टेल विंड है, रेमिटेंस बहुत ऊपर चली गई है और कंसिस्टेंटली 3 अरब डॉलर से ऊपर अगर रहती है तो आप वहाँ 36-37 अरब डॉलर कमा रहे हैं, तो वहाँ पे भी सहारा आ गया है आपको। सो अब ये मौका है कि ये सारा जो काम है कर लें। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा अपॉर्चुन टाइम आ गया है अरबाब। ये जो वक्त और स्पेस थी वो इन टेल विंड से कंबाइंड हो गई है। थोड़ा अथॉरिटीज ने बिजली के निरखों को कम करने पे काम किया, सो उससे आपको एक थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मौका मिला है। अब ये जरा फर्म्स का भी काम है ना कि वो भी कंपेटिटिव होके दिखाएं। पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर वाले को भी बढ़ानी है, उसको भी थोड़ी सी तालीम तरबियत चाहिए ये काम करने के। जो अभी एग्रीकल्चर हो रहा है ना, पहले उसकी प्रोडक्टिविटी को ठीक करें, ये बहुत जरूरी बात है। अगर कॉटन 5.5-6 मिलियन पे आ गई है तो इससे मसला फिर हल नहीं होना। फिर तो आपको रियली रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 3 अरब डॉलर का जो इंपोर्ट बिल है वो नहीं लेना चाहिए इस मुल्क को, बिकॉज हम एक कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं और हमें अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक करना चाहिए। पॉइंट टेकन खाकन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खाकन नजीब साहब, साबिक मुशर्रत खजाना माहिर माशियात, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करें। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जब से अमेरिका ने दीगर ममालिक पर टैरिफ बढ़ाए हैं, आपने देखा होगा कि हर तरफ अमरीकी टैरिफ पर ही बात होती नज़र आती है। अब ज़रा पिछले 1 साल के इस टैरिफ पर के असर पर हम नज़र डाल लेते हैं। इकनॉमिक बिजनेस डेवलपमेंट के मुताबिक 2024 में अमरीका ने पाकिस्तान की तरफ से बरामद पर सालाना टैरिफ में तकरीबन $611 मिलियन हासिल किए, जबकि पाकिस्तान ने 2024 में अमरीकी मसनूआत पर तकरीबन $157 मिलियन की ड्यूटी जमा की। 2024 में पाकिस्तान की अमरीका को एक्सपोर्ट्स $5.7 बिलियन थी, जिस पर 10.7 का एवरेज टैरिफ लगाया गया। अमेरिका में 14.8% पाकिस्तानी मसनूआत ड्यूटी फ्री हैं और 52.9% पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर किसी न किसी तरह का टैक्स जरूर लगता है। पाकिस्तान अपने इंपोर्ट्स पर 10.3% की MFN ड्यूटी लगाता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए 13% और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर 9.9% है। पाकिस्तान की अमेरिका की इंपोर्ट्स में तकरीबन 77% हिस्सा टेक्सटाइल का है, जो टैरिफ बढ़ने से सबसे ज्यादा और शदीद मुतासिर हो सकता है। मुमकिन तौर पर
पर लगने वाला अमरीकी टैरिफ, ये जो टैक्स है या टैरिफ इसको आप कह लें, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस के साथ साथ अच्छे मौके भी लाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इस अमरीकी टैरिफ में इजाफा होता जाएगा, जैसे जैसे नाफिज होता जाएगा, तो पाकिस्तान को कम टैरिफ का फायदा मिलना भी शुरू हो जाएगा। अमरीकी टैरिफ मॉडल में सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में जाहिर है कि चाइना सरफहरिस्त है और उस पर 245% टैरिफ लगाया गया है, वियतनाम पर 46% है और बांग्लादेश पर लगने वाला टैरिफ 37% है। अब ये पाकिस्तान को बेहतरीन फ़ायदा भी दे सकता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से लगने वाला मुमकिन 29% टैक्स पाकिस्तान के जो तिजारती सरप्लस है उस पर ज़रूर असरअंदाज होगा, जो 2024 में $2.6 बिलियन था। अब देखना होगा कि इसमें इस टैरिफ के बाद कितनी कमी आती है। इलाकाई हरीफों के मुकाबले में रेडीमेड ड्रेसेस, खेलों का सामान और फूड आइटम्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर पाकिस्तान दीगर ममालिक से मुकाबला कर सकता है। अमरीकी टैरिफ लगने के बाद मुमकिन तौर पर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वियतनाम से 17%, बांग्लादेश से 8% और चाइना से तो 216% सस्ती हो जाएंगी। लेकिन चूंकि इंडिया पर अमरीकी टैरिफ सिर्फ 26% है और ये पाकिस्तान से कम है, तो ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के मुकाबले में 17% कमी देकर मुश्किलात जरूर ला सकता है। इन तमाम मुश्किलात को देखते हुए पाकिस्तान को अमरीकी टैरिफ से निपटने के लिए खित्ते के दीगर ममालिक से सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाना ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ सके और इसका भरपूर से फ़ायदा उठा सके और इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सके। अभी कितना मुमकिन, कितना आसान होगा, किस हद तक मुमकिन हो सकेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़ारूक साहब, अभी जाहिर है कि अभी थोड़ा अरसा मिल गया है, 90 दिन का टाइम मिल गया है हर एक मुल्क को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, नेगोशिएशन को बेहतर करने के लिए। इसमें पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा? जो एक ट्रेड सरप्लस है उसको तो बहरहाल ये ज़रूर इफेक्ट करेगा। जी, ढेर सारे सवाल आपने बंद कर दिए हैं एक ही लंबे जुमले के अंदर। देखिए, मैं कहता हूं कि पॉलिसी या स्ट्रेटजी का आपने जिक्र किया, वो बनाने से पहले हक़ाइक़ सामने रखना ज़रूरी है। स्ट्रेटजी जो हिकमत अमली हमने बनानी है वो जज्बात की बुनियाद पे नहीं बनानी, वो डेटा की बुनियाद पे बनानी है। और पहली हकीकत ये है कि हम कोई 7 से 8 दर्जन ममालिक से तिजारत करते हैं और सिर्फ एक मुल्क ऐसा है दुनिया में जिससे हम तिजारती सरप्लस है, हमारा ट्रेड सरप्लस आता है $multi billion का। आपने जिक्र किया है $6 बिलियन की एक्सपोर्ट जाती है अमेरिका को, और उसमें वो जो हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, उसके मुकाबले में कोई वहाँ पे $4-5 बिलियन का सरप्लस निकलता है पाकिस्तान की फेवर में। तो एक तो ये हकीकत सामने रखना जरूरी है कि एक वाहिद मुल्क है जिससे हम तजारत करते हैं और उससे $multi billion का फायदा उठाते हैं। दूसरा ये है कि अमेरिका जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है दुनिया भर से, उसमें जो पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है वो टेक्सटाइल में बहुत बड़ा रोल है। हम ऑलरेडी तकरीबन 60 से 65% हमारी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। अब हम करते हैं कोई $4-5 बिलियन की एक्सपोर्ट, और अमेरिका टोटल में जो इंपोर्ट कर रहा है सिर्फ टेक्सटाइल गुड्स की, वो कोई 125 अरब डॉलर की कर सकता है। मेरा जो लुब्बे लुबाब है आर्ग्यूमेंट का वो ये है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी तरह अमेरिका के साथ बैठ के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। हम इस का ऐलान कर दें कि जो कुछ भी अमेरिका से पाकिस्तान में आ रहा है, आपने बताया कि कोई $100-150 मिलियन हम इकट्ठा करते हैं ड्यूटी की मद में, उसको हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि अमेरिका हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको खुली छुट्टी देगी, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हो जाए। अगर वो हो जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि 125 अरब डॉलर की इंपोर्ट है टेक्सटाइल की, हम आसानी से अभी जो $4-5 बिलियन है उसमें $1.5-2 बिलियन का इजाफा कर सकते हैं पाकिस्तान की फेवर में। इसी तरह जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सियालकोट बहुत बड़ा सेंटर है, अमेरिका एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। अभी जो हमारी एक्सपोर्ट जा रही हैं वो कोई 0.5% भी नहीं बनती। आसानी से $1.5-2 बिलियन का इजाफा किया जा सकता है। शर्त यह है कि हमारी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए अमेरिका के साथ। इसी तरह तीसरा बड़ा जो है लेदर गुड जिसको हम कहते हैं, चमड़े की जो एक्सपोर्ट है, वो अमेरिका बहुत बड़ा इंपोर्टर है, उसका दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। अगर हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो हम आसानी से $1-1.5 बिलियन का चमड़े की जो चीज़ें हैं उसमें एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। तो हमारे लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के मफाद के लिए
मैं समझता हूँ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम यूनिलैटरली भी ऐलान कर दें कि अमेरिका जो मर्जी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दे, हम उस पर ड्यूटी नहीं लगाएंगे, तो भी जो बॉटम लाइन है वो पाकिस्तान की फेवर में होगी। अच्छा, अब इसके साथ फारूक साहब, अगर एक आध कोई और भी इस तरह की ज़ाहिर है कि एक तजवीज़ रखेंगे तो शायद मुश्किल हो कन्विंस करना, अगर कुछ सिमिलर तजवीज़ इक्वल टैरिफ में कमी की हो कि अगर 5% हम अमेरिका के टैरिफ पर कमी कर दें और 5% की कमी पर अमेरिका भी एग्री कर ले, तो हम ये 27% से 29% से हम ये कम होकर 23-24% तक अगर चले जाते हैं, तो इसका भी फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को? इस तरह की कोई नेगोशिएशन सीरियसली कंसीडरेबल हो सकती है? देखिए, टैरिफ कम होगा तो फायदा होगा, तो आप 29 से उसको लाना चाह रहे हैं कहीं 24-25 पे, मैं तो 0 पे लाना चाह रहा हूँ। अगर आपका आर्गुमेंट वैलिड है तो फिर 0 पे लाने वाला आर्गुमेंट उससे भी बड़ा ताकतवर है। नहीं, आपका आर्गुमेंट तो जाहिर है बिल्कुल वैलिड, लेकिन वो जाहिर है कि 0 तक लाने के लिए शायद समझाना मुश्किल हो जाए या उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए या नेगोशिएशन के जो दौर हैं वो ज़्यादा हो जाएं। देखिए, मेरे नज़दीक अमेरिका जैसे मुल्क से उसके सामने बैठ के मुज़ाकरात करना, कोई निगोशिएशन करना, लंबी निगोशिएशन करना, वो शायद पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगा। अच्छा। मेरा कहना तो ये है कि हम कंप्लीटली अमेरिका, अब देखिए ट्रंप का जो मेन जोर है वो जो कह रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ्स, यानी कि आपने भाई मेरे ऊपर इतने % लगाया तो मैं भी उतने लगाऊंगा। वो यूरोप को भी यही कहता है, वो चीन को तो उससे भी ज़्यादा सख्त है। तो उसका अगर आप मॉरल जस्टिफिकेशन देखें कि अगर ट्रंप ये कह रहा है यूरोप को कि भाई मेरी गाड़ियों में तो आप 20% ड्यूटी लगाते हैं, तो मैं आपकी गाड़ियों पे 20% क्यों ना लगाऊं, तो इसमें वजन नजर आता है। तो जो मुज़ाकरात वाली बात है, निगोशिएशन वाली बात है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता पाकिस्तान के मुफाद। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि जो फ्री ट्रेड वाला ये आर्गूमेंट है, इसके लिए फिर कन्विंस अमेरिका को कैसे किया जाएगा? वो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि ज़ाहिर है उनका एक ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान के साथ, एक ट्रेड डेफिसिट वाले मुल्क के साथ वो क्यों फ्री एग्रीमेंट करेंगे? वो उसमें उनका नुकसान है और हमारा फ़ायदा है ज़ाहिर है। देखिए, इस वक्त ट्रंप जो कुछ कर रहा है उसको एक तो सियासी जीत चाहिए। ये जितने भी टैरिफ के इक़दाम लिए जा रहे हैं, इसके पीछे असल जो पस मंज़र है वो ये है कि ट्रंप निगोशिएट करना चाहता। उसने कल खुद से भी ये कहा है कि मैंने जो इक़दाम उठाए हैं, बड़े सख्त इक़दाम उठाए हैं, उनके नतीजे में अब बेशतर ममालिक जो हैं वो मुझसे निगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। तो एक सियासी, आप समझिए कि कप लेना चाहता है, जो उसके वोटर हैं मुल्क के अंदर, उनको दिखाना चाहता है कि मैं काम सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो अगर हम उसको उस सियासी जीत में उसकी मदद कर दें कि भाई हम मान गए, हम आपकी हर इंपोर्ट के ऊपर अपना जो ड्यूटी का लेवल है वो 0 पे ला रहे हैं, और वो अपने वोटर्स को ये बता सकता है कि देखिए मेरी जो पॉलिसी है वो कामयाब हो रही है, और ये एक मुल्क है जो कहता है कि मैं अमेरिका की सारी इंपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर टैरिफ 0 पे ला रहा हूँ, शर्त ये सिर्फ ये है कि आप भी हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर 0 पे ले आए। तो ये रेसिप्रोकल वाला मामला जो ट्रंप कह रहा है, हम कहते हैं कि हम वो आर्ग्यूमेंट उसका मानते हैं। और फारूक साहब, अगर ये इसी तरह से टैरिफ बरकरार रहते हैं तो जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, वियतनाम पे 46% है, बांग्लादेश पे 37% है, फिर इनके मुकाबले में पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकेगा और पाकिस्तान वो अपॉर्चुनिटी की विंडो वो ओपन कर सकेगा? यानी इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको क्या पाकिस्तान रिप्लेस कर सकता है? मार्केट पाकिस्तान अपनी बढ़ा सकेगा? जी, बहुत ही पेचीदा सी बहस में आप पेचीदा सा सवाल है। शायद मेरा इतना जहन नहीं है कि मैं इतनी डिटेल में इसका डेटाबेस कर सकूं कि अगर फलानी चीज़ वियतनाम के ऊपर या बांग्लादेश के ऊपर या चीन के ऊपर नहीं होती या होती है तो पाकिस्तान का उसमें क्या फ़ायदा होगा। मेरा तो बिल्कुल सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, सीधा सा माइंड है, और वो ये है कि अमेरिका जैसे मुल्क से, जो वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान को इतना बड़ा सरप्लस देता है, अगर हम FTA की तरफ जाएं, दोबारा से वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये ना सोचें कि हमारा क्या फ़ायदा होगा अगर वियतनाम के ऊपर ज़्यादा बड़ा टैरिफ लगता है, अगर इंडिया के ऊपर ज़्यादा बड़ा टैरिफ लगता है, शायद आपके आर्ग्यूमेंट में ताकत हो, जान हो कि उनके ऊपर हमसे ज़्यादा टैरिफ लग रहा है तो शायद कुछ थोड़ा सा फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँच जाए। तो मैं तो उससे कई स्टेप आगे जाना चाह रहा हूँ।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, हमारे माशिया मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दुनिया भर में ट्रम्प टैरिफ अपना असर दिखा रहा है। बेशतर ममालिक अपनी एक्सपोर्ट्स पर भरपूर तवज्जो देते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पर 29% मुमकिन अमरीकी टैरिफ का असर दीगर ममालिक के निस्बत गो के कम है, और जिससे US एक्सपोर्ट्स हमें कुछ कम होती नज़र आ सकती हैं, लेकिन यूरोपीय ममालिक के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। और इस पूरी सूरत हाल का असर हमारी करेंसी की वैल्यू पर भी पड़ रहा है, जहाँ अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस फिस्कल ईयर यानी 2025 में ही पाकिस्तानी रुपया अपनी वैल्यू मजीद कम करेगा। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जून तक अमरीकी डॉलर की कीमत 285 रुपए रहने का इम्कान है, और यह भी तवक्को इसमें की गई है और ये की जा रही है कि अगले माली साल में पाकिस्तानी रुपया मजीद डी वैल्यू होगा और डॉलर 295 रुपए तक भी जा सकता है। अब अमरीकी डॉलर 2023 में कीमत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमने देखा था कि 300 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर भी उबूर कर गया था और इससे भी काफ़ी ऊपर जा चुका था, जिसके बाद गैर कानूनी करेंसी डीलर्स के खिलाफ हुकूमत के क्रैकडाउन के नतीजे में 2024 में अमरीकी डॉलर 277 रुपए तक वापस आया। फिर माली साल 2025 के जो फिस्कल ईयर के 9 माह गुजरे, इसमें अमरीकी डॉलर की कीमत में 0.86% या ₹2.43 की ये कमी हुई है। इतनी तो चलें एक मैनेजेबल चीज़ है, और इस वक्त पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर 280 रुपए के आसपास दस्तयाब है। अब अमरीकी डॉलर मजीद कितना नीचे जा सकता है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और इससे मुल्क की मईशत को क्या फ़ायदा या नुकसान है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जफ़र पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, करेंसी एक्सपर्ट हैं, हमारे माशियात हैं। बहुत शुक्रिया जफ़र साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब एक तो डॉलर की एक्चुअल वैल्यू पर बहुत ज़्यादा बात होती है कि इस वक्त 280 पर इसकी वैल्यू तो है, लेकिन क्या ये एक्चुअल वैल्यू है कि आर्टिफिशियली इसको यहाँ पर रखा हुआ है अपने कुछ इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर दिखाने या बताने के लिए? एक्चुअल इस वक्त सूरत हाल क्या है, और जो डी वैल्यू होने की इस वक्त फिच ने एक पेशगोई की है, इसमें किस हद तक आपको सदाकत नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका मददू करने का शुक्रिया। देखिए जनाब, बात यह है कि ये जो प्रेडिक्शन आ रही है फिच की तरफ से कि 295, और कहीं मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने 2026 में जाके कहा है कि शायद 300-305 रुपये हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जो फिलवक्त हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं वो बेहतरीन है, और उसके मुताबिक मुझको डॉलर वीक होता नहीं लग रहा। जैसे आपने फरमाया कि एक वक्त था कि डॉलर हमारे यहाँ ग्रे मार्केट में 350 था, ओपन मार्केट में 335 था, और इंटर बैंक के अंदर 315 था, यानी कि इस तरह बड़े बड़े गैप्स थे। तो उसके बाद फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए इस्टेब्लिशमेंट ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, गवर्नर स्टेट बैंक ने और केयर टेकर गवर्नमेंट ने, और जो आज तक खुशी की बात है कि मौजूदा हुकूमत भी उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को लेकर चल रही है। तो ना सिर्फ डॉलर के रेट ठीक हुए, आपका स्टॉक एक्सचेंज ठीक हुआ, रेमिटेंस ठीक हुआ, स्मगलिंग ठीक हुई, ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड बेस जो स्मगलिंग थी वो ख़त्म हुई। ये ख़त्म तो नहीं हुई, कम हो गई काफ़ी। और उस वक्त भी प्रोडिक्शन हो रही थी कि खुदा ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो मैंने देखा है कि जब भी पाकिस्तान के माशी हालात ठीक होने लगते हैं, अमन-ओ-मान होने लगता है, तो जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं या और चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की तस्वीर को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। मेरे मुताबिक जो डॉलर का रेट है अभी 280, वो भी जो पाकिस्तानी रुपया है वो अंडर वैल्यू है, इससे कम होना चाहिए। क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये कहा जाता है एक्सपोर्टर्स के दबाव में आके कि अगर हमने डॉलर का रेट और नीचे किया तो हमारी एक्सपोर्ट इफेक्ट हो जाएगी। अगर हम ये देखें कि ओपन मार्केट में एक्सचेंज सेक्टर के अंदर कोई डिमांड नहीं है डॉलर्स की, एक्सचेंज कंपनीज अपना मिनिमम 90% और मैक्सिमम अपना 95% अपने स्टॉक्स का वो इंटरबैंक में बेच रहा है। वो इसलिए बेच रहा है कि हमारे पास कोई बायर नहीं है। इसी तरह अगर हम पहले इंपोर्ट की बात करते थे तो हमने देखा कि पिछले महीने हमारा $1.5 बिलियन का सरप्लस आया, और ओवरऑल जो हमारा गैप होता था $5 बिलियन, $4 बिलियन, $2 बिलियन सब महाना, तो वो साल का जाके तकरीबन 30-40 बिलियन का गैप बनता था। वो अब ओवरऑल चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे जो हमने अफगान ट्रेड, ईरान ट्रेड को जो कंट्रोल किया है, जो बेसिकली स्मगलिंग थी। तो मेरा कहना तो ये है कि अगर गवर्नमेंट बाय ना करे डॉलर को
तो ये इंटरबैंक के अंदर 15-20 रुपए नीचे आना मामूली बात है। वो एक्सपोर्टर को सपोर्ट देने के लिए वो बाय करते हैं। तो मुझे नहीं नज़र आता कि फौरी तौर पे या बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर के 395 रुपये हो जाए। तो ज़फर साहब, इसका मतलब कि फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट के पास है अगले 3-4-5 माह में भी इसको 10-15 रुपये नीचे लाने के लिए, लेकिन चूंकि एक्सपोर्ट्स मुतासर ना हो इसलिए इसको यहाँ पर स्टेबल रखा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुनिया में जितनी तेज़ी से चेंज आ रहा है उस सिनेरियो के अंदर हम कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। मे भी 260 आ जाए, मे भी 300 या 295 आ जाए, ड्यू टू इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस। देखिए ना, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि गोल्ड 4 लाख रुपए हो जाएगा या फी ऑन्स 3,700, 800, 4,000 की, और अब $4,500 की बातें हो रही हैं। तो ये अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि जो ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, करेंसी की वॉर शुरू हो गई है, और वर्चुअल करेंसीज की बात हो रही है। चाइना अपना डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है, ब्रिक्स की बात हो रही है। तो जो डॉलराइजेशन से जान छुड़ाने की जो बात थी, जो अगले 15-20 साल का प्रोग्राम था इंटरनेशनली मुख्तलिफ ममालिक का, वो अब नज़र आ रहा है चंद महीनों और चंद साल की बात है। ट्रंप की जो ट्रेड के ऊपर जो वॉर है, या जो उन्होंने ड्यूटीज़ के ऊपर बात की है, उसकी वजह से वो तेज़ी से काम शुरू हो गया उसके ऊपर। तो उस सिनेरियो में कोई चेंज आ जाए, खुदा ना करे हमारी एक्सपोर्ट हिट हो जाए या हमारी रेमिटेंस हिट हो जाए या और कोई चेंजेस आ जाए तो डॉलर बढ़ जाए तो दीगर बात है। नहीं तो क्लियर कट बात तो में ये है कि मुझे डॉलर बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता। मैं ये समझता हूँ हमारी चीज़ें सारी कंट्रोल में हैं। और ज़फर साहब, आप देखिए इस वक्त इसको कम करने के लिए जो हुकूमत की कोशिशें हैं वो कितनी संजीदा होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन रेट हुकूमत ने अंडर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वो मंथली बेसिस पे किया है। जो बेस इन्फ्लेशन है वो तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले 2-2.5 साल में। तो अगर उसमें कोई डिवैल्यूएशन करनी है तो उसमें डॉलर की कम होती कीमत कोई फ़ायदा दे सकेगी? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इन्फ्लेशन जो रेट है ये मंथ ऑन मंथ बेस पे या एसपीडी जो हमारा है वो कागज़ों में तो कम नज़र आता है, लेकिन इसके जो असरात हैं वो आम आवाम तक नहीं पहुंच रहे। उसकी वजह हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, उनको देखने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं उनसे शेक हैंड किए बैठे हैं। जैसे कि कभी हम शुगर इंपोर्ट कर देते हैं, कभी एक्सपोर्ट कर देते हैं, कभी गंदम इंपोर्ट कर देते हैं, कभी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये सब कनाइवेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपने बात कही कि हमें डिवैल्यूएशन का कोई फ़ायदा तो मुझे नज़र नहीं आता, और ना डिवैल्यूएशन होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्टर है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है, मायूस कुन है। पिछले 20, 25, 30 साल में वो 20 से 25 बिलियन डॉलर के अंदर ही खड़े हुए हैं, 30 से 35% इंसेंटिव और रिबेट लेने के बावजूद। जबकि आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आपको 34-35 बिलियन डॉलर पे चला गया है विदाउट इंसेंटिव और रिबेट। हाँ, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का बड़ा कमाल है कि जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, ख़ासतौर पे ग्रे मार्केट, हवाला मार्केट के ख़िलाफ़, और बाहर मुल्कों में जाके जो काम किया कि बताया कि भाई आप लोग थ्रू बैंकिंग चैनल पैसे भेजें, उसका भी बड़ा किरदार है। तो अगर हम इसी तरह ओवरसीज़ के ऊपर तवज्जो देते रहे, जैसे पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने जो इजलास बुलाया और कॉन्फ्रेंस बुलाई ओवरसीज़ के लिए, और उनको रेड कारपेट वेलकम किया, और अभी कल भी एक इजलास हुआ है इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मज़ीद मराद देने के लिए, तो इससे मज़ीद बेहतरी आई। ठीक। हाँ, एक बात तवस्सुत से कहना चाहूँगा कि जो भी इंसेंटिव और रिबेट देने हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को डायरेक्ट दें, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की शक्ल में। जैसे कि एक इदारा है PRI, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, उसके अंडर हम तकरीबन 115 बिलियन रुपया खर्च कर रहे हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को नहीं जा रहा। इसके अलावा जो मुख्तलिफ हम बात करते हैं कि जी हम उनको सिविल अवार्ड देंगे, अच्छी बात है, देना चाहिए,
हम कहते हैं हम गाड़ी की ये करेंगे, इनाम देंगे, ये देंगे। उससे बेहतर है आप उनको डायरेक्ट इंसेंटिव दें। अगर डॉलर का रेट 280 है और आप उसके ऊपर पर डॉलर 10-15 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट 280 की जगह 290 और 95 उनको दे दें, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और हवाला मार्केट जल्द अज जल्द ख़त्म होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सफ़र बराचा साहब, करेंसी एक्सपर्ट माहिर माशियात। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।